नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन डन की कविता ट्विकनम गार्डन। हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, अपने यहाँ जॉन डन तो प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन उसकी पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस प्रेस्क्राइब्ड है। लेकिन चाहे आपके सिलेबस में ये पोएम हो या ना हो, लेकिन जब आप जॉन डन पर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब ये सब आपके काम आता है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखेंगे तो वो आपके काम आएगा ये मटेरियल। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ट्विकनम गार्डन। तो ये एक बगीचे पर लिखी हुई है, यानी जो पोइट है ट्विकनम नाम के बगीचे में है। और देखिए तो क्या कह रहा है, ब्लास्टेड बाय साइज एंड सराउंडेड बाय टीयर्स। ब्लास्टेड माने आहत होकर, परेशान होकर, दुखी होकर, विद साइज, साइज होती हैं आहें। तो जो मेरी आहें हैं, मेरा दुख है, उनसे परेशान होकर। एंड सराउंडेड माने घिर कर, सराउंड माने घेर लेना, विद टीयर्स आंसुओं से, और आंसुओं में घिर कर, हिदर माने यहाँ पर, आई कम मैं आया हूँ, टू सीक तलाश करने, द स्प्रिंग यानी बसंत को, बहार को। देखिए स्पेलिंग्स थोड़ी सी अलग होंगी क्योंकि जॉन डन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा आपके ज़माने की तो है नहीं, मॉडर्न इंग्लिश तो है नहीं। 16-17 सेंचुरी में कुछ इस प्रकार की ही इंग्लिश हुआ करती थी। तो हालांकि जो हमारे पास एडिशंस अभी आते हैं ज़्यादातर उनमें लैंग्वेज को सुधार दिया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल लैंग्वेज में ही दी हुई है पोएम। तो ओरिजिनली ये इसी तरीके से लिखी हुई थी, जैसे कि आप सीख के आगे एक और एक्स्ट्रा ई देख रहे हैं ना, SEE के सीख, मॉडर्न इंग्लिश में इसको लिखा जाता है SEE के सीख, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ई और है। तो ये उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो हिदर आई कम यहाँ मैं आया हूँ, टू सीक द स्प्रिंग बहार को तलाश करने, बसंत को तलाश करने। एंड और एट माइन आइज मेरी आँखों में, एंड एट माइन ईयर्स और मेरे कानों में, रिसीव सच बाम्स एज एल्स क्योर एवरीथिंग। रिसीव माने प्राप्त करने के लिए, सच बाम, बाम जो जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम बाम लगाते हैं ना, और वो क्या करती है, वो हमको राहत देती है, सुकून देती है। तो रिसीव सच बाम्स, ऐसी राहत पाने के लिए, ऐसा सुकून पाने के लिए, एज एल्स क्योर, एज जो के, एल्स अन्यथा, क्योर इलाज कर देते हैं, एवरीथिंग हर चीज़ का। तो अगर आप बसंत के मौसम में, बहार के मौसम में किसी बगीचे में चले जाएं तो हरा भरा वो बगीचा कितना खूबसूरत लगता है। आप अपने गम, अपने दुख, अपनी परेशानियां सब भूल जाते हैं। तो वैसा ही पोइट ने किया, जॉन डन ने किया। वो बसंत का आनंद लेने, राहत पाने के लिए, सुकून पाने के लिए इस बगीचे में गया है, क्योंकि ये जो होता है, जो बगीचा होता है, जो नेचर होती है, वो हर चीज़ का, हर गम का इलाज कर देती है, ऐसा कवि लोग कहते हैं। बट लेकिन ओह सेल्फ ट्रेटर, सेल्फ माने अपने आप का, ट्रेटर गद्दार, थोड़ी स्पेलिंग देखिए अलग है। मॉडर्न इंग्लिश में TRAI होता है, यहाँ पर Y लिखा हुआ है, सेल्फ के आगे E लगा हुआ है। तो मैं तो खुद का ही गद्दार हूँ, मैंने तो खुद के साथ ही गद्दारी कर डाली। कैसे? आई डू ब्रिंग, मैं तो ले आया, हाँ अपने साथ जब आया हूँ यहाँ सुकून पाने, राहत पाने, और अपने साथ ही गद्दारी कर डाली क्योंकि मैं ले आया हूँ। आई डू ब्रिंग, क्या ले आया हूँ भाई? द स्पाइडर लव, स्पाइडर होती है मकड़ी, जो कि इस बात के लिए जानी जाती है कि वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है, चेंज कर देती है, अपने आप को वो जाले में परिवर्तित कर देती है। अपने अंदर से ही तो कुछ ऐसा निकालती है पदार्थ जिससे मकड़ी का जाला बनता है, वो बड़ा मजबूत होता है। पूरे में आपके घरों में आप सफाई करके हटिए, 8 दिन बाद देखिए तो फिर से जाले होते हैं पूरे घर में। तो स्पाइडर को माना जाता है कि एक ऐसा क्रीचर है वो जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है चीज़ों को। तो मैं अपने साथ ले आया हूँ द स्पाइडर लव, यानी अपने प्रेम को, जो कि एक मकड़ी की तरह है।
अब ये देखिए, इसी को तो बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट, यानी हम लोग प्यार को किससे तुलना करेंगे? गुलाब के फूल से तुलना करेंगे, किसी खूबसूरत चीज़ से तुलना करेंगे, बादलों से तुलना करेंगे, बाहर से तुलना करेंगे, लेकिन यहाँ इसने कंपेयर किस चीज़ से किया है? स्पाइडर से। तो ये मेटाफिजिकल कंसीट कहलाते हैं, मेटाफिजिकल इमेजरी कहलाती है, मार्क कीजिएगा इसको। तो मैं अपने प्यार को साथ में लेके आया हूँ, जो कि एक मकड़ी है, विच ट्रांसब्सटेंशिएट ऑल, विच जो कि ट्रांसब्सटेंशिएट यानी ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है, ऑल माने सभी को, है ना, जिसके वो ये बड़ी बुरी बीमारी है, जिसको भी लग जाती है वो परिवर्तित हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, विच ट्रांसब्सटेंशिएट्स ऑल, जो कि सभी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ऐसी इस मकड़ी को मैं अपने साथ लेके आया हूँ। और क्या कर देता है ये? एंड कैन कन्वर्ट, कन्वर्ट माने भी चेंज करना होता है, जो बदल देता है। मानना, नोट कीजिएगा, मानना क्या होता है? ये दैवीय भोजन होता है ना, डिवाइन फूड। इसका जिक्र आया था ला बेले डैम सांस मर्की, जो कि जॉन कीट्स की कविता थी, आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है। तो मना मीन्स डिवाइन फूड, जो कि डिवाइन फूड को यानी दैवीय भोजन को कन्वर्ट करके क्या बना देता है? टू गॉल। गॉल क्या होता है? पॉइजन, जहर। तो इसमें वो ताकत है जो डिवाइन फूड को पॉइजन में कन्वर्ट कर सकता है, यानी दैवीय भोजन को जहर में परिवर्तित कर सकता है। एंड दैट, और के दिस प्लेस में थॉरोली बी थॉट, दिस प्लेस ये जगह, कौन सी जगह? ट्विकनम गार्डन, यानी बाहर के मौसम में एक खूबसूरत सा बगीचा। तो ये जो प्लेस है, में थॉरोली माने पूरी तरीके से, बी थॉट माने मानी जा सकती है, कंसिडर की जा सकती है, एज्यूम की जा सकती है, समझी जा सकती है। क्या? द ट्रू पैराडाइज, ट्रू माने सच्चा, रियल, पैराडाइज हेवन। तो ये इतनी खूबसूरत जगह है कि हम इसको पैराडाइज कह सकते हैं। बाहर के मौसम में कोई भी बगीचा पैराडाइज से कम तो होता नहीं, है ना, जन्नत से कम नहीं होता। तो ये एकदम वास्तविक, रियल जन्नत है, स्वर्ग है ये जो जगह है। लेकिन आई हैव द सरपेंट ब्रॉट, मैं सरपेंट, सांप को ब्रॉट ले आया हूँ। अब यहाँ देखिए, नोट कीजिए, आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए जो मैं बताती हूँ। ये यहाँ जो पैराडाइज का जिक्र है वो गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र है। गार्डन ऑफ ईडन की कहानी मैंने कई बार आपको सुनाई है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट की कहानी है, जो कि बाइबल की कहानी है। तो ईश्वर ने जब एडम और ईव को बनाया था तो गार्डन ऑफ ईडन में रखा था, और वहाँ पर वो बड़े मज़े से रह रहे थे। लेकिन सारी परेशानियाँ वहाँ किसने पैदा की? एक सरपेंट ने, जो कि खुद सैटन था। सैटन वहाँ पर एक सरपेंट के रूप में आया और उसने ईव को सेड्यूस किया। सेड्यूस करना मतलब अपने झांसे में ले लिया उसने। गॉड ने इन लोगों से कहा था, एडम और ईव से, कि ये जो फॉरबिडन ट्री है इसका फल मत खाना, बाकी आप कोई भी फल खाना, सिर्फ इस फॉरबिडन ट्री का फल मत खाना। लेकिन सरपेंट ने सेड्यूस किया ईव को कि देखो ये बहुत अच्छा फल है, बहुत टेस्टी फल है, इसको ज़रूर खाओ। ये जो गॉड है ना, ईश्वर है, ये तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। और बातों में आ गई ईव, सैटन की बातों में, जो कि एक सरपेंट की फॉर्म में आया था, और उसने उस फल को खा लिया। जब ईव ने खा लिया और एडम को बताया तो एडम बोला कि भाई मैं तुम्हारे बिना तो जी ही नहीं सकता, क्योंकि एडम की रिक्वेस्ट पर ही गॉड ने ईव को बनाया था, क्योंकि एडम बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था गार्डन ऑफ ईडन में, तो उसकी रिक्वेस्ट पर ईव को बनाया था। अब उसको लगा कि जब ईव ही चली जाएगी इस गार्डन से तो मैं अकेला फिर हो जाऊंगा, और फिर मैं अकेला क्या करूंगा। तो उसने भी उस फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया। जब गॉड को पता लगा तो गॉड ने उन दोनों को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया और धरती पर भेज दिया। और उस फल को खाने के बाद, यानी उस फल को खाने से पहले, ना कोई बीमारी थी, ना कोई दुख था, ना मौत थी, कोई परेशानी ही नहीं थी उस गार्डन ऑफ ईडन में ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन सारी परेशानियां उस फॉरबिडन फ्रूट को खाने के बाद आईं। अब
तो सारा कुछ जो हुआ ह्यूमंस की लाइफ में वो उस सरपेंट की वजह से हुआ, उस सैटर्न की वजह से हुआ। अब उसी सरपेंट से कंपेयर किया है यहाँ पर जॉन डन ने अपने प्यार को। तो अब देखिए कि ये जो गार्डन है, मे थॉरोली बी थॉट ट्रू पैराडाइज, इस बगीचे को बड़े आराम से हम वास्तविक स्वर्ग के रूप में सोच सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन मैं तो अपने साथ ही सरपेंट को लेकर आया हूँ जो कि सारी परेशानियों की जड़ है। तो अपने प्यार को उसने यहाँ पर सरपेंट से कंपेयर किया, और पहले किससे कंपेयर किया था? स्पाइडर से कंपेयर किया था। ये नोट करते जाइएगा क्या क्या इमेजरीज उसने दी हैं अपने मोहब्बत को, अपने इश्क को, जबकि हम तो बहुत खूबसूरत चीज़ों से कंपेयर करते हैं अपने प्यार को। आगे बढ़ते हैं। इट वर होलसम, ये जो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ से आई ओमिटेड है। जब कोई लेटर ओमिट करना होता है तो ये इस तरीके से कॉमा लगा देते हैं। इट वर होलसमर, होलसम होता है फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल या फिर हेल्दी, स्वास्थ्यवर्धक। यानी जो कुछ भी हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, उसको हम कहते हैं होलसम। तो इट वर होलसमर मीन्स ये ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता फॉर मी, मेरे लिए, दैट के विंटर डिड, विंटर जो सर्दी का मौसम है, वो करता, क्या करता? बेनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। बेनाइट का मतलब होता है छिपा देना, है ना, डार्क कर देना, डिम कर देना। द ग्लोरी माने चमक, शान, वैभव। तो ये जो शान है, ये जो ग्लोरी है ऑफ दिस प्लेस, इस जगह की, यानी ट्विकनम गार्डन की, जो कि इतना खूबसूरत है, इसकी ब्यूटी को डिम कर देता, इसकी खूबसूरती को कम कर देता कौन? विंटर। एंड दैट, और के अ ग्रेव फ्रॉस्ट, ग्रेव माने घना, फ्रॉस्ट कोहरा, डिड फॉरबिड मीन्स रोक देता, मना कर देता। सर्दियों में घना कोहरा पड़ता है, तो एक घना कोहरा फॉरबिड कर देता माने मना कर देता। दीज ट्रीज, इन पेड़ों को, इन वृक्षों को, टू लाफ, हंसने से रोक देता। सर्दियों में बेचारे पेड़ कहाँ हंस पाते हैं, वहाँ यूरोप में तो बर्फ़ जम जाती है, हमारे यहाँ तो फिर भी हरे भरे रहते हैं सर्दियों में पेड़, लेकिन यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ बर्फ़ की एक चादर बिछ जाती है, बेचारे पेड़ हंस नहीं पाते, झूम नहीं पाते, फ्रीज़ हो जाते हैं ना। जब बर्फ़ जमी होगी तो झूम तो नहीं पाएंगे बिल्कुल, उनकी पत्तियाँ कहाँ हिल पाएंगी। तो जब हवा चल रही होती है, पत्तियाँ झूम रही होती हैं, फूल खिल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अब सर्दियों में ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है। तो पोइट कह रहा है कि काश ऐसा होता कि सर्दी का मौसम इस जगह की खूबसूरती को कम कर देता और एक घना कोहरा इन पेड़ों को हंसने से रोक देता, है ना। अ ग्रेव फॉरेस्ट, एक घना कोहरा, डेड फॉरबिड, रोक देता। दीज ट्रीज, इन पेड़ों को, टू लाफ, हंसने से। एंड मॉक मी, और मेरा भी मजाक बना देता, टू माई फेस, मेरे ही मुंह पर, यानी मेरे ही सामने मेरा भी मजाक बना देता। बट दैट आई मे नॉट दिस डिसग्रेस endure nor leave this garden, बट लेकिन, दैट के, आई मे नॉट, मैं नहीं कर सकता, दिस डिसग्रेस, इस अपमान को या इस बुरे से परिवर्तन को मैं नहीं ला सकता। इंड्योर माने मैं नहीं लाना, इंडोर माने लाना। तो मैं ये परिवर्तन नहीं ला सकता क्योंकि बाहर का मौसम है और मैं जाड़े का मौसम नहीं ला सकता। नॉर लीव दिस गार्डन, और ना ही इस बगीचे को मैं छोड़ सकता हूँ। लव लेट मी सम सेंसलेस पीस ऑफ दिस प्लेस बी, लव, हे मोहब्बत। अब यहाँ लव को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है और लव को आप देख रहे होंगे कैपिटल लेटर से भी लिखा गया है, यानी केस को पर्सोनिफाई कर दिया गया। तो
अब क्या हुआ कि भाई लव लेट मी सम सेंसलेस पीस, सेंसलेस जहाँ कोई सुध बुध ना रहे, कोई होशो हवास ना रहे, पीस शांति, ऑफ दिस प्लेस इस जगह की, बी यानी हो जाने दो, मुझे बन जाने दो या मेरे ऊपर हावी हो जाने दो, यानी मुझे भी प्रदान कर दो। तो मोहब्बत मुझे भी एक ऐसी पीस, एक ऐसी शांति जो कि मेरे होशो हवास खो दे, ऐसी शांति मुझे भी इस जगह की दे दो। मेक मी अ मैंड्रेक सो आई मे ग्रो हियर। ये मैंड्रेक क्या होता है? एक पौधा होता है जिसकी लीव्स या रूट्स, इनके रस को एक इंटॉक्सिकेंट के रूप में, एक नार्कोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार हेमलॉक का नाम भी सुना होगा। हेमलॉक का जिक्र बहुत आता है लिटरेचर में। ओड टू ए नाइटिंगेल में इसका जिक्र आया है और हेमलॉक पिलाकर सोक्रेटिस को मृत्युदंड दिया गया था। वो भी एक ऐसा ही पौधा होता है जिसकी रूट्स का जो रस होता है वो इंटॉक्सिकेंट होता है। लेकिन जितने भी इंटॉक्सिकेंट होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आपके मौत का कारण बन जाते हैं। तो मैंड्रेक भी एक ऐसा ही इंटॉक्सिकेंट है, यानी नशीला पदार्थ है हिंदी में बोले तो। तो अगर इसको आप थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा पीते हैं इसके रस को, तो नशा होता है, और अगर बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो वो मौत का कारण बन जाता है। तो मेक मी अ मैंड्रेक यानी मुझे तुम मैंड्रेक बना दो। विशाख मूल हिंदी में बोलते हैं इसको। एक मैंड्रेक ही आप रहने दीजिए इसको नाम। तो मुझे एक मैंड्रेक का पौधा बना दीजिए, बना दो, सो ताकि आई मे ग्रो हियर, मैं यहाँ पर उग सकूँ, यानी इसी बगीचे में मैं यहाँ पर उग सकूँ। और अ स्टोन फाउंटेन, या फिर मुझे एक स्टोन यानी पत्थर का फाउंटेन, फव्वारा बना दो। वीपिंग आउट माई ईयर, वीपिंग आउट में यानी मैं रोता रहूँ, माई ईयर यानी मेरी जो भी लाइफ स्पन है, जब तक मैं यहाँ पर रहूँ एक पत्थर के फव्वारे के रूप में, तो मैं अपनी आँखों से आंसू बहाता रहूँ। तो फव्वारे में से पानी निकलता है, तो जैसे कि फव्वारा रो रहा हो, तो ये भी एक इमेजरी है, क्योंकि फव्वारे से जो पानी निकल रहा है उसको कंपेयर किया है आँखों से निकलते हुए आंसुओं से, ताकि मैं भी यहाँ पर अपने जितनी भी लाइफ है मेरी, जब तक मैं यहाँ पर स्थापित रहूँ एक फाउंटेन के रूप में, अपने आंसू बहाता रहूँ। हिदर विद क्रिस्टल वायल्स, हिदर माने यहाँ पर, विद क्रिस्टल माने कांच के, वायल्स होती हैं शीशियाँ, छोटी छोटी वायल होते हैं। तो कांच की शीशियाँ लेकर, लवर्स कम, प्रेमी यहाँ पर आएंगे। आशिक लोग अपनी महबूबा के साथ यहाँ पर आएंगे, प्रेमी प्रेमिका यहाँ पर आएंगे। और किस लिए आएंगे, वो क्या करेंगे? एंड टेक, और लेकर जाएंगे, माई टीयर्स, मेरे आंसुओं को, विच आर लव्स वाइन, जो कि प्रेम की शराब होगी। वो जो आंसू होंगे, क्योंकि मैं जो रोऊंगा अपनी मोहब्बत की वजह से, अपने इश्क की वजह से मैं यहाँ पर रोऊंगा, और मेरे जो आंसू होंगे वो प्रेम की शराब की तरह होंगे, मोहब्बत की शराब की तरह होंगे। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम, और फिर वो प्रेमी क्या करेंगे? ट्राई माने आजमाएंगे। ये जो मेरे आंसू होंगे वो एक तरीके से टच स्टोन होंगे, है ना, एक कसौटी होंगे परखने की कि जो उनकी मिस्ट्रेस है, जो उनकी महबूबा है, वो सच्ची है कि नहीं, उसके आंसू सच्चे हैं कि नहीं। एंड ट्राई, और आजमाएंगे, योर मिस्ट्रेस, अपनी महबूबा को, टीयर्स, आंसुओं को, एट होम, घर पर। फॉर ऑल आर फॉल्स, फॉर क्योंकि, ऑल सारे, वो सारे आंसू, आर होंगे, फॉल्स झूठे, दैट टेस्ट नॉट, जिनका स्वाद नहीं होगा, जस्ट लाइक माइन, ठीक मेरे आंसुओं की तरह। यानी वो
यहाँ से भरकर ले जाएंगे वायल्स में, शीशी में, मेरे आंसू। फिर घर पे जाके मेरे आंसू को टेस्ट करेंगे और फिर एक बार अपने महबूबा के आंसुओं को टेस्ट करेंगे। महबूबा ही होगी, महबूब तो होगा नहीं क्योंकि मिस्ट्रेस वर्ड दिया हुआ है। और दोनों का टेस्ट अगर एक जैसा हुआ तो इसका मतलब उनकी महबूबा की मोहब्बत सच्ची है, और अगर टेस्ट डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब उनकी मोहब्बत झूठी है। तो इस तरीके से वो ट्राई करेंगे यानी आजमाएंगे अपनी महबूबा के आंसुओं को। अलास, हाय, ये इंग्लिश वाला हाय नहीं, हिंदी वाला हाय। हाय, हार्ट्स डू नॉट इन आइज शाइन, हार्ट्स माने दिल, डू नॉट इन आइज शाइन, आँखों में नहीं चमकते हैं। यानी किसी को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर, किसी के आँखों को देखकर आप उसके दिल की बात पता नहीं लगा सकते। वैसे तो हमारे यहाँ तो हमारी फिल्मों के गानों में यही कहा जाता है कि जो आँखें हैं वो दिल की किताब होती हैं, आँखों में देखकर आप बता सकते हैं कि उसके दिल में क्या है। लेकिन जॉन डन का कहना है कि आइज़ जो हैं वो उनमें दिल शाइन नहीं करता है। हार्ट्स डू नॉट इन आइज शाइन, यानी दिल आँखों में नहीं झलकता है। दिल में क्या छिपा है, यू कैन नॉट नो बाय लुकिंग इनटू द आइज ऑफ समवन। नॉर कैन यू मोर जज, नॉर ना ही, कैन यू मोर जज, यानी आप अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, यानी वास्तविकता नहीं जान सकते वुमन्स, महिलाओं की। यहाँ वुमन में एस जोड़ दिया, विमेन होता है मॉडर्न लैंग्वेज में। तो ना ही आप महिलाओं को जज कर सकते हैं यानी उनकी सच्चाई पता लगा सकते हैं। वुमेन्स थॉट्स यानी महिलाओं के विचारों के, बाय टीयर्स यानी आंसुओं के माध्यम से। अगर वो आंसू बहा रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आंसू बहा रही हैं वो सच्चे हैं, झूठे आंसू भी बहा लेती हैं, कहने का मतलब ये है। महिलाओं को तो बुरा लगेगा ही, जॉन डन ऐसी बात कह रहा है महिलाओं के बारे में। देन अपेक्षाकृत मतलब उतना ही आप पता लगा सकते हैं महिलाओं की भावनाओं का उनके आंसुओं से जितना के। देन बाय हर शेडो, जितना कि उनकी परछाई से। वॉट शी वियर्स, कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। तो उन्होंने क्या पहना हुआ है ये आप परछाई से नहीं जान सकते, तो उतना ही आप पता लगा सकते हैं जितना, जैसे आप उन्होंने क्या पहना हुआ है उनकी परछाई से नहीं पता लगा सकते, वैसे ही महिलाओं के आंसुओं से आप उनके थॉट्स का, उनकी फीलिंग्स का पता नहीं लगा सकते, उनको जज नहीं कर सकते। ओ परवर्स सेक्स, परवर्स माने थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा खिसका हुआ, थोड़ा सा धोखेबाज, है ना। परवर्स उनको कहा जाता है जो कि नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं, थोड़े से पागल, थोड़े से धोखेबाज, थोड़े से ख़राब, थोड़े से ज़िद्दी। तो ये जो महिलाएं हैं इनका जो जेंडर है वो परवर्स है, वो थोड़ा सा खिसका हुआ है। देखिए कितनी बुरी बात कह दी, हमको तो अच्छी नहीं लग रही है, जितनी लड़कियां इसको पढ़ रही होंगी इस पोइम को किसी को नहीं अच्छी लग रही होगी। तो ये जो जेंडर है ये थोड़ा सा खिसका हुआ है। वेयर नन इज़ ट्रू, वेयर जहाँ, नन इज़ ट्रू कोई भी सच्चा नहीं है, बट शी सिवाय उसके। हाँ देखो जी, अपनी महबूबा तो उनकी सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं। कितना कैसी बात कह रहा है जॉन डन, सिवाय उसके कोई सच्चा नहीं है। क्यों भाई, बाकी लोग सच्चे नहीं हैं क्या? ये तो ऑब्जेक्शनेबल है ना बच्चों। बट वेयर नन इज़ ट्रू बट शी, जहाँ कोई भी सच्चा नहीं है सिवाय उसके। हु इज़ देयर फॉर ट्रू, हु जो के, इज़ है, देयर फॉर इसलिए, ट्रू सच्ची, वो इसलिए सच्ची है, बिकॉज क्योंकि, हर ट्रुथ उसकी सच्चाई, किल्स मी मुझे मारे डाल रही है, मुझे मार रही है, इसलिए वो सच्ची है। भली बात कही भाई तुमने, तो उसकी सच्चाई तुम्हें मार डाले रही है इसलिए वो सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं। तो पोएम अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई कि भाई सारी औरतें झूठी हैं सिवाय इनकी महबूबा के। वो सच्ची है क्योंकि उसकी सच्चाई इनको मारे डाल रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसने जो भी कह दिया माफ़ करते हैं हम उसको।
आपको क्या करना है कि इन जो रेफरेंसेस मैंने बताए थे उनको ज़रूर नोट करना है, याद रखना है। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं इस पोइम का। एक जो स्टेंजा है ये यहाँ से शुरू हुआ, ब्रॉड पर आकर ख़त्म हुआ, फिर इटवर से शुरू हुआ, फिर ईयर पे आके ख़त्म हुआ, फिर हिदर से शुरू हुआ और मी पर आकर ख़त्म हुआ। ये मैंने आपके लिए राइम स्कीम और मार्क कर दी है। देखिए तो ए यानी आप टीयर्स को ए बोलेंगे तो स्प्रिंग बी हो गया। फिर ईयर्स से राइम कर रहा है तो हम ईयर्स को भी ए बोलेंगे, तो ए बी ए। और थिंग स्प्रिंग से राइम कर रहा है तो ये भी बी हुआ। फिर ब्रिंग, ये भी स्प्रिंग थिंग ब्रिंग, तो ये राइम कर रहे हैं, तो ए बी बी। ऑल गॉल, ये आपस में राइम कर रहे हैं, सी सी हो गया। थॉट ब्रॉट, ये डी डी हो गया। तो यही राइम स्कीम नीचे तक तीनों स्टेंजाज में रिपीट हो रही है। तो जब आप मान लीजिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे या फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो नीचे क्रिटिकल कमेंट्स में आपको लिखना होता है कि इसकी राइम स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पोइम का। तो अगर स्ट्रक्चर आप बताएंगे तो 3 स्टेंजाज हैं और उन 3 स्टेंजाज की राइम स्कीम ये है ना। तो एक स्टेंजा में कितनी लाइन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 9 ही है ना, कहाँ मैंने काउंट कर ली, 1 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 ही लाइन है ना। तो और इन 9 लाइंस का राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी सी डी डी, ये राइम स्कीम है। तो 9 लाइंस ये फर्स्ट स्टेंजा लाइन, 9 लाइंस का दूसरा स्टेंजा और 9 लाइंस का थर्ड स्टेंजा, तो 9 27 लाइन हो गई, यानी 27 लाइंस इन ऑल, कुल मिलाकर 27 लाइंस, और वो 3 स्टेंजाज में बटी हुई हैं। एंड ऑल दीज 3 स्टेंजाज कंसिस्ट ऑफ 9 लाइंस ईच। आपको इस तरीके से लिखना होगा इसका स्ट्रक्चर, और फिर राइम स्कीम आप बताएंगे, और राइम स्कीम मैंने मार्क कर दी है। हर स्टेंजा की राइम स्कीम यही है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।